हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 167 के ऊपर, जो अति महत्व का है दोस्तों। इसे आप ध्यान से सुने, देखें और बार बार सुने। चलिए तो हम चलते हैं सेक्शन 167 के ऊपर। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। तो 24 घंटे के अंतर्गत अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगी पुलिस, वो हम देखते हैं। नंबर 1, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा निर्धारित 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का आभार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात भेद दायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब वो बता रहे हैं कि सेक्शन 57 के अंतर्गत 24 घंटे में हो जाना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं हो पाता है। और अभियोग जो लगाया गया है या इत्तला जो दी गई है, सूचना जो प्राप्त हुई है, उसके दृढ़ आधार हैं, मतलब झूठी नहीं है। तो पुलिस थाने का आभार साधक अधिकारी जो हो सकता है या अन्वेषण अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का नहीं है, तो क्या करेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट जो है उसमें इसके पश्चात भेद डायरी, मतलब जो डायरी है जिसमें FIR हुई थी, जो लिखा गया था, उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, जो भी प्रविष्टियाँ की गई हैं, उसकी एक प्रतिलिपि बनाएगा, उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा उस निकटतम मजिस्ट्रेट को और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मतलब 24 घंटे में देनी हुई तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को उपस्थित कराया जाएगा और जो प्रविष्टियाँ की गई हैं डायरी में वो भी वहाँ पे उपस्थित कराई जाएंगी। 167 का क्लॉज 2 है, बाय मजिस्ट्रेट इसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारता हो या ना हो। अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक ना होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। वहीं क्लॉज 2 में वो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया, चाहे उस मजिस्ट्रेट को उस मामले में विचारण करने की अधिकारता हो अथवा ना हो, उसके समक्ष वो व्यक्ति भेज दिया गया है, अभियुक्त भेज दिया गया है। तो अभियुक्त क्या करेगा, तो अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसी मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसकी अवधि उन्होंने 15 दिन की बताई है, कुल मिला के 15 दिन से अधिक की नहीं होगी और प्राधिकृत कर सकता है तथा उस मामले में उसको लगता है विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द के लिए अधिकारता नहीं है, ना तो विचारण कर सकता है ना विचारण के लिए सुपुर्द करने की उसकी अधिकारता है, तो क्या करेगा, उसको निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है अभियुक्त को। तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारता है, मतलब उस अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाने के लिए आदेश कर देगा। मान लो कोई भी मजिस्ट्रेट है जिसका निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा उसको, लेकिन उसको अधिकारता नहीं है, तो वो उसको लगता है कि मामले में आवश्यक है, उसको 15 दिन से अधिक के लिए निरुद्ध रखने का आदेश नहीं देगा और उसको लगता है कि उसको पकड़े रखना अनावश्यक है और विचारण का सुपुर्द करने की उसकी अधिकारता नहीं है, तो वो उसको ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा, भिजवाने का आदेश करेगा जो जिसको उस मामले में सुनने की अधिकारता है। वहीं परंतु भी दे रखा है उनने का, मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे है के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा।
उस दशा में प्राकृतिक कर सकता है, मतलब 15 दिन से अधिक भी कर सकता है। किस दशा में? यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अभी और इसको अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए, उसके पर्याप्त कारण है, तो 15 दिन से अधिक के लिए वो रख सकता है। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, मतलब उसने और क्लॉज दिया उनने कि 15 दिन से अधिक रखना है, तो कब रखेगा उसकी कंडीशन उन्होंने दे दी है। नंबर 1, कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। 15-15 दिन करके वो 90 दिन से अधिक नहीं हो जाएगी। जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारा से 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। मतलब 15-15 दिन करके 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती, 90 दिन तक का वो उसका जो कारावास है कर सकता है। लेकिन उन मामलों में जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दंड से दंडनीय अपराध करता है, तो अपराध से में लिप्त है या उसका वो अभियुक्त है, तो कुल मिला के 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। उसमें भी 90 दिन से अधिक नहीं होगी। दूसरा क्लॉज है 60 दिन से अधिक के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता यदि अन्वेषण किसी अन्य अपराध के लिए है। मतलब पहले उन्होंने कहा मृत्युदंड, आजीवन कारावास है 10 वर्ष से अन्यून, मतलब 10 वर्ष से कम का नहीं है, तो 90 दिन तक की अवधि का कारावास कर सकता है। 60 दिन से अधिक का तो करेगा ही नहीं यदि अन्य कोई मामला है तो। वहीं और यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब 90 दिन या 60 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। मतलब अध्याय 33 जब हम पढ़ेंगे उसका जो छोड़ने का जमानत का प्रावधान है उस उपबंधों के अधीन ही वो छोड़ा गया है। मतलब जो भी उसमें कंडीशन डाली जाएंगी, जो रिस्ट्रिक्शन के आधार पर छोड़ा जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन सबका पालन उसको करना पड़ेगा। तो ठीक है, 90 दिन या 60 दिन जितनी अवधि के लिए बाद हो गई है, कम समाप्त हो गई है, तो फिर अभी तो यदि जमानत देने को तैयार तो उसी जमानत पर लेके उसको छोड़ दिया जाएगा। और उस सेक्शन जो अध्याय 33 है जो बंद है उसमें जमानत के, उसके अंतर्गत ही, उस प्रावधानों के अंतर्गत ही वो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उन प्रावधानों का वो पालन ना करे। अब खा क्लॉज है, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता। किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकता है। वहीं वो कंडीशन भी बता रहे हैं कि यदि वो निरोध को बढ़ा रहा है, अभिरक्षा में है, तो वो उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराएगा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से, कोई मजिस्ट्रेट धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा, पुलिस अभिरक्षा में तब तक निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार, पहले सबसे पहले, और तत्पश्चात हर बार जब भी उसको उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है, अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रहता है और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो उपस्थित हो जिसको मजिस्ट्रेट देख सके ये सही कंडीशन में है, इसका कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली, या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के माध्यम से, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग के आधार पर, मतलब आमने सामने वो देखते हुए, यदि वो देखता है उसको या सामने उपस्थित होता है, तभी मजिस्ट्रेट पहली बार, चाहे हर बार, जितनी बार भी उसकी कारावास की अवधि बढ़ा रहा है, तो हर बार उसको देखेगा सामने, तभी उसको पुलिस की अभिरक्षा में निरोध में देगा और उसकी अभिरक्षा को बढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाएगा। वहां कहा है कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशिष्ट सशक्त नहीं किया गया है पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। और वहीं कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो उस व्यक्ति के, उस अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करने की उसकी अधिकारता नहीं होगी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उसे इस निमित्त विशेष सशक्त कर दिया गया है, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। नहीं तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की रेंज में ये निरोध को प्राधिकृत करना नहीं आता है। अब स्पष्टीकरण क्लॉज देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1, शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा का में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति
तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। वहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि मान लो उसकी अवधि समाप्त हो गई 90 दिन की या 60 दिन की, लेकिन वो जमानत नहीं दे पा रहा है, जमानत नहीं दी है, तो वो अभिरक्षा में ही रहेगा। जमानत देगा तो वो अभिरक्षा से छूटेगा, नहीं तो वो जमानत नहीं देता तो अभिरक्षा में ही रहेगा। वहीं क्लॉज स्पष्टीकरण दूसरा है, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा ख के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है। परंतु यह और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा। जो स्पष्टीकरण 2 है, मान लो यह प्रश्न उठ जाता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराया गया था, तो उसके साक्ष्य के रूप में उस मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति की जो अभिरक्षा बढ़ाई गई है उस पर उसके मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के माध्यम से यदि पेशी के बारे में आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है। मतलब दोनों को उन आदेशों पर जो मजिस्ट्रेट के साइन है उसके आधार पर साबित किया जा सकता है कि वो उनके समक्ष उपस्थित कराया गया था, ये यदि प्रश्नगत होता है तो। भाई एक और परंतु दे दिया उन्होंने, यह और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में, मान 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा। वहीं पे प्रतिप्रेषण गृह हो सकता है या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था हो सकती है जहां पे उस महिला को निरोध में प्राधिकृत किया जाएगा 18 वर्ष से कम आयु है तो। अब क्लॉज 2 का है सेक्शन 167 का, ये क्लॉज 1 था, अब 2, क्लॉज 1 फिर 2 फिर 2A। उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिल सकता हो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात भेद डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक की नहीं होगी, और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है, और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए भी आदेश किया जाता है वहां वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा 2 के परंतु के पैरा का में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भी वो उस व्यक्ति को भेजा जा सकता है और वो प्रविष्टियाँ भी भेजी जा सकती हैं, प्रतिलिपि भेजी जा सकती है, और वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी उसको निरोध में रख सकता है, निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन वो निरोध में जो प्राधिकृत करेगा वो कुल मिला के 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए निरोध में प्राधिकृत नहीं कर सकता, और उस 7 दिन की अवधि के बाद उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। किंतु उन्होंने कहा उस दशा में जिसमें अभियुक्त व्यक्ति आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो उस निरोध को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम है, जहां ऐसे आगे निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा 2 के परंतु के पैरा का में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी। मतलब वहीं वो कह रहे हैं कि जो क्लॉज 2 है आपका और क्लॉज 2 का जो का है, मान लो सक्षम प्राधिकारी सक्षम न्यायालय के समक्ष वो पहुंच गया, अब उसकी निरोध की अवधि बढ़ाई जा रही है, तो उसमें जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की अवधि के लिए उसको निरोध में रखा गया था वो उसको उस अवधि को भी संगणना में रखा जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा, उसको हिसाब किताब में रखा जाएगा उस अवधि को भी, और उसको हिसाब किताब में रखने के बाद ही उसको 90 दिन जैसा भी अपराध है 90 दिन से अधिक अवधि के लिए या 60 दिन से अधिक की नहीं होगी ऐसी अवधि के लिए
उसको निरोध में रखा जा सकता है और बाद में उसको जमानत पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, परंतु दिया है उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो यथास्थिति पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी गई थी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसके पास मामला आया था, मामले से संबंधित जो अभिलेख हैं, मामले से संबंधित जो डायरी की प्रविष्टियां हैं सहित जो भी यथास्थिति उपलब्ध है वो पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी, जो भाषाधिक अधिकारी उसको या अन्वेषण करने वाले अधिकारी को द्वारा जो भेजी गई थी, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जो भाषाधिक अधिकारी है था पुलिस थाने का या कोई अन्वेषण करने वाला अधिकारी था, उसने जो प्रविष्टियां भेजी थी उन सबको निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। वहीं अब क्लॉज 3 आता है 167 का, इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। वहीं वो लिख रहे हैं इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध अधिकृत किया जाएगा, आदेशित किया जाएगा, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उन निरोध को प्राधिकृत करने में अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, तब वो निरोध को प्राधिकृत करेगा। वहीं क्लॉज 4 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मान लो सीजेएम नहीं है, ऐसा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है जो ऐसा आदेश कर रहा है और उससे नीचे की मतलब उससे अधीनस्थ कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है ऐसा आदेश करता है, तो ऐसे आदेश की प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संज्ञान में वो लाएगा। वहीं क्लॉज 5 है, यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा। जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। वहीं और बता रहे हैं वो आगे क्लॉज 5 में, यदि समन मामले में मामला समन का है, समन मामला है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि, अन्वेषण चल रहा है, अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है, 6 माह से अधिक बीत गए हैं, फिर भी अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण के लिए समय बढ़ाने से पहले, आदेश देने से पहले उसका समाधान करेगा। अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान करेगा कि आवश्यक है कि 6 माह से अधिक की और अवधि दी जाए कि अन्वेषण के लिए आवश्यक है और जो कि न्याय हित में आवश्यक है और न्यायालय का समाधान हो जाता है तो 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण की जारी रखना आवश्यक है, तो भी वो 6 माह से अधिक का समय से अधिक की अवधि बढ़ाएगा अन्वेषण के लिए। अब क्लॉज 6 है, जहां उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है, वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा 5 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह निर्दिष्ट करे अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए। भाई मान लो मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया कि अब विचारण आगे नहीं हो सकता, 6 माह से अधिक की अधिक अवधि अब नहीं बढ़ाई जा सकती, और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी है, भाषक अधिकारी, उन्होंने आवेदन किया है सेशन न्यायालय के समक्ष और सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि न्याय हित में आवश्यक है, तो वो उस आदेश को रद्द कर सकता है। अब हाँ निर्देश भी दे सकता है कि जमानत और अन्य मामले जो भी होंगे वो किस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए उसके आधार पर उन निर्देशों के अधीन रहते हुए उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें सेशन न्यायाधीश के जो आदेश हैं उसके अनुसार उसमें और आगे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा सेक्शन 167 जो अति महत्व का था, जो हमको बताता है कि 24 घंटे के अंदर यदि अन्वेषण पूरा न किया जा सके तो क्या प्रोसीजर एक पुलिस अधिकारी, एक भाषाधिक अधिकारी, एक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी और मजिस्ट्रेट अपनाएगा।